Hello everyone, welcome to our YouTube channel Let's Learn from Home. My name is तनु और हम हमारी न्यू बुक MPS 03 इंडिया डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट को आज शुरू करेंगे। हम इसका फर्स्ट यूनिट लेगेसी ऑफ नेशनल मूवमेंट विद रेफरेंस टू डेवलपमेंट राइट्स एंड पार्टिसिपेशन को शुरू करेंगे। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इसमें जो फर्स्ट लाइन है, डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ इंडिया गॉन थ्रू डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट। जो इंडिया में जो डेवलपमेंट प्रोसेस था वो फ्रीडम मूवमेंट के टाइम पे बहुत डिफरेंट स्टेजेस से होकर निकला है। और इसीलिए जब हम इंडिया के डेवलपमेंट को देखते हैं तो हम उसमें हमारे एंशियंट हिस्ट्री से लेकर हमारे ब्रिटिश हिस्ट्री तक सबकी झलक हम उसमें देखते हैं। हम उसको पाते हैं कि हमारा जो फ्रीडम मूवमेंट रहा है उसकी भी झलक हमारे डेवलपमेंट प्रोसेस में रही है। वो हम आगे समझेंगे कि ये चीज़ यहाँ पे ऐसी क्यों कही गई है। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, इंडिया रिवोल्टेड अगेंस्ट ब्रिटिश इन 1857 एंड मैनी ट्राइबल मूवमेंट वाज आल्सो स्टार्टेड। मतलब कि देखिए 1857 में हमारा फर्स्ट इंडिपेंडेंस बैटल हुआ था ब्रिटिश के अगेंस्ट, और उसी के कारण जो बाद में हमने जितने भी मूवमेंट करे हैं या जितने भी बैटल लड़े हैं हमने अपने इंडिपेंडेंस के लिए, हमें उसकी जो हमें प्रेरणा है, ठीक है, इंस्पिरेशन है, वो हमें 1857 के उससे ही मिली है, बैटल से। चाहे हम उसको कितना भी मान लें कि ठीक है ये यूनाइटेड नहीं था, ये अलग अलग राजाओं ने अपने अपने सत्ता अपने राज्य को बचाने के लिए किया, लेकिन हम सब ये जानते हैं कि उसी ने ब्रिटिश को एक चुनौती दी भारत में, और प्लस उन्होंने भारतीयों को, चाहे वो अमीर हो गरीब हो राजा हो, सबको ये चीज़ बताई, स्पेशली सेना और जो सेना में जुड़े व्यक्ति थे वो लोगों थे कि हम इनको भगा सकते हैं, बस हमें यूनाइट होने की ज़रूरत है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ट्राइबल मूवमेंट की बात भी कही गई। आपको पता है कि जो ट्राइबल्स होते हैं वो अपने नेचर के प्रति बहुत सेंसिटिव होते हैं। वो किसी भी आउटसाइडर को अपने एरिया में या अपने कल्चर में बिल्कुल भी एंट्री करने नहीं देते। और आपको पता है कि जितने भी ट्राइबल मूवमेंट्स हुए हैं उन सब में ब्रिटिश ने कितना इन लोगों को सताया था, इनका एक्सप्लॉयटेशन किया था। तो इसी कारण हम ये देखते हैं कि चाहे वो पीजेंट्स हों, ठीक है, चाहे वो लोकल वर्कर्स हों, ठीक है, या कोई भी हो, या फिर ट्राइबल ही हो, ब्रिटिश ने सबको ही एक्सप्लॉइट किया था और उनसे सभी परेशान थे। तो जैसे कि हम ट्रैवल मूवमेंट्स की बात करें, संथाल है, ठीक है, कोल है, मिपला है, तो ये जितने भी ये है, ठीक है, ये सारे जो ट्रैवल मूवमेंट्स हैं इसने बहुत सिग्निफिकेंट है ये। और हमें हमेशा ये चीज़ बताते हैं कि अगर आप यूनाइट होकर समझदारी से लड़ेंगे तो आप इनसे अगर आप जीत भी नहीं पाते तो अपनी ऑलमोस्ट शर्तें इनसे मनवा सकते हैं। यहाँ पे हमें ट्राइबल मूवमेंट से और 1857 के बैटल से ये चीज़ समझ में आती है। और जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, ड्यू टू द डिफरेंट मूवमेंट एंड पीजेंट अपराइजिंग लेड टू द इकोनॉमिक प्रेशर ऑन ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब देखिए आपको पता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कितनी बुरी हालत कर दी थी हमारे पीजेंट्स की। इनसे पहले जो हमारी ज़मीनें थी वो बेचने खरीदने लायक नहीं थी, लेकिन इन्होंने उस लेवल पर लाकर इंडिया को खड़ा कर दिया था कि जितने भी किसान हैं वो अपनी ज़मीनें बेच दिया करते थे अपने कर्ज को उतारने के लिए। और फिर इसके कारण क्या हुआ कि पीजेंट्स जो किसान हैं वो खड़े हुए, उन्होंने अपने शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाई, उन्होंने अपने विरोध को, अपने गुस्से को दर्शाना शुरू किया। और इससे क्या हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर इकोनॉमिक प्रेशर आ गया, क्योंकि उन्होंने कर देने से मना कर दिया, मतलब टैक्सेस देने से मना कर दिया। अब देखो, चाहे वो चंपारण विद्रोह हो, ठीक है, चाहे वो पवाना हो या फिर वो नील विद्रोह हो, जितने भी तरह के हैं, ठीक है, मालाबार हो, मोपला हो, तो इनसे हमें क्या पता लगता है कि अगर पीजेंट्स इकट्ठे हो जाते हैं, एक साथ होते हैं, तो वो भी ब्रिटिश के खिलाफ उतने ही ज़्यादा एक्सप्लॉइटेड थे और वो उन्हें भगाने का दम रखते थे। देखिए जो हमारा फोर्थ पॉइंट है, जो हमारा पीजेंट्स वर अगेंस्ट द ऑप्रेसिव लैंड रेवेन्यू सिस्टम दैट केम अलॉन्ग विद द फॉरेन रूल। वो लोग बहुत ज़्यादा अगेंस्ट थे कि ये जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम आया है ना, ये फॉरेन रूलर्स ने हमारे ऊपर इस्टेब्लिश किया, ये बहुत गलत है। क्योंकि ये जितने भी भारत में हिस्से थे, ठीक है, जितने प्रोविजंस थे उस टाइम, सब पर अलग अलग तरह के थे। कहीं ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन था, कहीं कम था, कहीं पर ये ज़मींदारों के द्वारा होता था, कहीं पर डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा किया जाता था। अब इसका एक एग्जांपल ले लो लैंड रेवेन्यू सिस्टम का, कि जो हमारा चंपारण विद्रोह है, ठीक है, 3 कट्ठिया विद्रोह जैसे हम जानते हैं, उसमें कितनी बुरी हालत हो रखी थी वहाँ पर किसानों की। जब वहाँ पर महात्मा गांधी जी ने वहाँ पर पहला हमारा मूवमेंट किया, पहला हमारा मतलब वहाँ पे आंदोलन चलाया, और इसके बाद हमें वहाँ पर लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई कि अगर हम यूनाइट होकर काम करते हैं और हम अपनी जिद पर अड़े रहते हैं तो हम ब्रिटिश को अपनी बात मनवा सकते हैं, हम उनकी मनमानी को कम कर सकते हैं। और ऐसा ही हुआ, जब हम देखते हैं कि वहाँ पर गांधी जी द्वारा कैसे उस चीज़ को ख़त्म कर दिया जाता है, 3 कट्ठिया के कर को, और प्लस उनको काफ़ी राहत भी मिलती है वहाँ से। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है हम उसकी तरफ देखेंगे। इसका ये हमारा फर्स्ट पॉइंट, जमींदार एंड मौजदार वर द इंटरमीडिएट लैंड ऑनर्स। देखिए आपको पता ही है कि जब ब्रिटिश रूल आया तो उस समय एक नया ग्रुप, सोशल ग्रुप सामने आया, जो जमींदार और मौजदारों का हमें देखने को मिलता है। तो ये जो इंटरमीडिएट थे ये, और ये लैंड ऑनर्स भी थे, ठीक है, ये ब्रिटिश और जो हमारे पीजेंट्स हैं उनके बीच में ये कनेक्टर्स थे। और यही जितने भी टैक्स कलेक्शन का काम होता था ये इन्हीं लोगों को दिया जाता था। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, आफ्टर द कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन 1858 new organization and movement were coming up with more organized form.
जब 1958 से ब्रिटिश रूल इंडिया पे पूरी तरीके से आ चुका था, मतलब वहाँ की गवर्नमेंट का रूल यहाँ पर आ चुका था, तब हम देखते हैं कि कुछ नए ऑर्गेनाइजेशंस बनते हैं और नए तरह के मूवमेंट्स सामने आते हैं हमारे, और वो बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से थे। वो 1857 के बैटल की तरह अनऑर्गेनाइज नहीं थे। वो एक लंबी रणनीति के बाद बनाए जाते थे या तैयार किए जाते थे, उसके बाद वो कोई एक्शन लेते थे। इससे क्या होता था कि वो उनका जो फेलियर होता था वो कम होता था, जिसके कारण वो अपनी बातों को मनवाने में काफ़ी सक्सेसफुल भी हो जाते थे। और फिर हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, लैंडलॉर्ड ऑल्सो formed their own organization to demand reduction of government revenue claims। जो लैंडलॉर्ड्स होते थे उन्होंने अपने भी ऑर्गेनाइजेशन बना लिए, क्योंकि सारे लैंडलॉर्ड ऐसे नहीं थे कि वो ब्रिटिश को बहुत पसंद करते थे, क्योंकि आपको पता है कि ब्रिटिश टाइम पर जितना एक्सप्लॉयटेशन पीजेंट्स यानी किसानों का हुआ है उतना ही लैंड ओनर्स का भी हुआ है, या फिर ज़मींदार या फिर जो भी लैंडलॉर्ड्स होते थे उनका भी उतना ही एक्सप्लॉयटेशन हुआ। वो खुद उनसे परेशान थे और उन्हें अपने आप को बचाने के लिए पीजेंट्स का एक्सप्लॉयटेशन करना पड़ता था। इसके कारण उन्होंने नए ऑर्गेनाइजेशंस बनाए और उन्होंने उसकी डिमांड रखी, उसकी मांग रखी कि आपको गवर्नमेंट को यानी रिवेन्यू, जितने भी गवर्नमेंट रिवेन्यू है उसे कम करना ही पड़ेगा। ये उस तरीके की मांग रखते थे ताकि वे अपने आप को या पीजेंट्स को सेव कर सकें, और ब्रिटिश क्योंकि बहुत ज़्यादा ही एक्सप्लॉइट उन्हें किया करते थे। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट हमारा, ग्रेजुअली नेशनलिस्ट लीडर्स लाइक दादा भाई नौरोजी, एम.जी. रानाडे एंड आर.सी. दत्त स्टार्टेड क्रिटिसाइजिंग द कॉलोनियल इकोनॉमिक एक्सप्रेशन एंड ड्रेन ऑफ वेल्थ। यहाँ पर इन 3 लोगों के नाम बताए गए जो हमारे नेशनलिस्ट लीडर्स हैं, दादा भाई नौरोजी, एम.जी. रानाडे एंड आर.सी. दत्त। इन लोगों ने इस बात को रियलाइज़ किया और उन्होंने क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया हमारे कॉलोनियल रूलर्स को कि आप हमारे इकोनॉमी को, आप हमारे वेल्थ को इंडिया से बाहर ले जा रहे हैं और इंडिया में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहे हैं, जैसा कि आप बाकी जगह पे जैसे कनाडा और अमेरिका में बहुत सी चीज़ें स्टेब्लिश भी की थी उस समय पर, और वहाँ पे थोड़ा डेवलपमेंट भी किया था, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन उन्होंने वहाँ पे शुरू किया था। लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि जो ब्रिटिश है वो वहाँ पर जो भी आंदोलन होते थे और वहाँ पे जो इंडिपेंडेंट हुए वो, तो उससे वो सीख चुके थे कि अगर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन को हम इस्टेब्लिश करते हैं इंडिया में तो हम बहुत जल्दी इसे भी खो देंगे। इसी कारण यहाँ पे जो मनी का फ्लो था ना वो वन वे था ओनली। देखिए जैसे कि ये यूरोप है, ओके, और ये इंडिया है, तो मनी का फ्लो ओनली वन वे था, इस तरीके का था। लेकिन जब हम मुगल को देखते हैं या फिर हम अपने मेडिवल हिस्ट्री को देखते हैं तो वहाँ मनी का फ्लो टू वे था। तो इसके कारण क्या होता था कि आप यहाँ से कुछ भी बाय करते हैं या सेल करते हैं तो इंडिया को उतना ही फ़ायदा और उतना ही नुकसान होता था। लेकिन ब्रिटिश इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं होता था, जिसके कारण यहाँ पर इंडिया में एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा होता था। और फर्स्ट टाइम इस चीज़ को रिवील किया दादा भाई नौरोजी, एम.जी. रानाडे, आर.सी. दत्त द्वारा इस चीज़ को रिवील किया गया और लोगों को ये बात समझाई गई कि आप ब्रिटिश को अपना हमदर्द ना माने, बल्कि ये चीज़ समझें कि वो आपको एक्सप्लॉइट करने के लिए ही यहाँ पर आए हैं, वो सिर्फ अपना फ़ायदा जानते हैं हर तरीके से। अब हम नेक्स्ट बढ़ेंगे। हमारा पॉइंट है, दे आर एक्सप्लेन्ड द रीज़न ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया एंड ऑफ कॉलोनियल रूल वॉज नेसेसरी फॉर द एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। यहाँ पर उन्होंने बताया कि यही कारण है जिसके कारण भारत में गरीबी बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है, और अगर हमें इस चीज़ को ख़त्म करना है, हमें अपनी गरीबी को ख़त्म करना है भारत में, तो हमें कॉलोनियल रूल को हमेशा के लिए ख़त्म करना ही होगा, जिसके कारण हम भारत को गरीब होने से बचा सकते हैं। ये तो हमारा इंट्रोडक्शन था। अब हम मेन टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे और समझेंगे कि अब इस पूरे चैप्टर में क्या है। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है, फाउंडेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस का फर्स्ट पॉइंट है, इन 1885 द एजुकेटेड एलिट्स फॉर्म्ड इंडियन नेशनल कांग्रेस। 1885 में जितने भी पढ़े लिखे अमीर लोग थे ना, स्पेशली पढ़े लिखे लोग, अमीर नहीं, ठीक है, जो एलीट क्लास माने जाते थे, जो कि भारत से बाहर जाकर शिक्षा प्राप्त कर चुके थे, उन लोगों ने मिलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस INC को स्टेब्लिश किया था। और एंड दे डिमांड फॉर एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियन इन द सीनियर गवर्नमेंट सर्विस एंड लेजिस्लेटिव बॉडीज क्रिएटेड बाय इंडियन काउंसिल एक्ट 1863। उन्होंने डिमांड की कि जो इंडियन काउंसिल एक्ट है 1863 उसके द्वारा जो गवर्नमेंट सर्विसेज और लेजिस्लेटिव बॉडीज़ होती हैं उसमें भारतीयों को भी जॉब दी जाए, उनका भी उसमें रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। ठीक है, ये उनकी डिमांड थी जब INC को स्टैब्लिश किया गया उसके बाद। Initially, they did not take up the cause of workers and peasants considering as local issues। या देखिए शुरू में तो उन्होंने जो वर्कर्स हैं और जो पीजेंट्स हैं उनके इश्यूज़ को ना बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाया, उनको तवज्जो नहीं दी, क्योंकि वो उसे लोकल इश्यूज़ मानते थे। उन्हें लगता था कि भारत में ही सॉल्व हो जाना चाहिए, इससे ब्रिटिश का कुछ लेना देना है नहीं। जो ब्रिटिश से हमें बात मनवानी है वो होगा कि हम इनसे अपने जॉब में रिप्रेजेंटेशन लें, हम लेजिस्लेटिव बॉडीज़ में रिप्रेजेंटेशन लें, मतलब ज़्यादातर मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में ही रिप्रेजेंटेशन लें, इनका ऐसा मानना था। ये इनको लोकल इशू मानते थे और इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। लेकिन देखिए, बट एट द इंडिविजुअल लेवल पीजेंट्स एंड वर्कर रिवोल्टेड। लेकिन इंडिविजुअल लेवल पर, ठीक है, जो भी
लीडर्स थे, जो इंडिविजुअल लेवल पर जो लीडर्स हैं, मतलब जो जैसे कि आप लाला लाजपत राय के बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक हो गए, तो ये जो लीडर्स थे इन्होंने हमेशा इन लोगों को जाकर हेल्प की, इनके इश्यूज़ को हमेशा उठाया, इनको कभी भी लोकल इशू नहीं माना, इनको उन्होंने अपनी दूरदृष्टि से इस चीज़ को समझा कि ये जो इश्यूज़ हैं ये आगे बहुत बड़ा रूप लेंगे और हम इनके माध्यम से अपनी आज़ादी प्राप्त कर सकते हैं, जिनका मानना था। आपको भी पता है कि जब कांग्रेस बनी थी, ठीक है, तो उस समय ये लोग, मतलब आपको पता है कि कांग्रेस दो हिस्सों में भी बट गई थी कुछ समय के लिए, नरम दल और गरम दल। जो नरम दल था, जो ठीक है, जो मॉडरेट ग्रुप था, वो मानता था कि हम प्यार से, धरने से, इन सब चीज़ों से हम अपनी बात को मनवा सकते हैं, लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप था वो ऐसा नहीं मानता था। तो यहाँ पे यही चीज़ समझाई गई है कि ये लोग इनके इश्यूज़ को लोकल इशू मानते थे, लेकिन जो इंडिविजुअल लेवल पे ये लोग उनके लिए काम करते थे, उनकी हेल्प करते थे। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड विद द वेरी लेस कॉन्स्टिट्यूशनल आउटलुक एंड चूज द स्ट्रेटजी ऑफ पिटिशंस एंड परसुएशन रादर देन प्रेशर एंड एगिटेशन। देखिए, यहाँ पे बोला गया है कि जो नेशनल कांग्रेस थी उन्होंने पटिशन्स और परसुएशन जैसे स्ट्रेटजी को अपनाया और उन्होंने प्रेशर करना और विद्रोह करने जैसी स्ट्रेटजी को नहीं अपनाया। उनका मानना था कि हम प्यार से अपनी बातों को मनवा सकते हैं, हम पटिशन्स देंगे, मतलब उनको लेटर वगैरह लिख कर बताएंगे कि हमारे साथ क्या क्या इशू है और फिर हम उससे अपनी बातों को मनवा सकते हैं। लेकिन आपको पता है उसका बहुत लंबे टाइम तक कोई असर नहीं हुआ और फिर बाद में जो एक्सट्रीमिस्ट थे उन्होंने प्रेशर करना शुरू कर दिया, उन्होंने वायलेंस का सहारा लिया और अपना एग्रेशन दिखाना शुरू किया। तब जाकर थोड़ा सा ब्रिटिश के मूड में और उनमें थोड़ा डर आया और उनके मूड में थोड़ा चेंज आया, फिर वो इंडिया के लोगों को छूट देने लगे, ठीक। और इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है, द अर्लीस्ट प्ली made to the government was for the facilitations of Indian access to the Indian civil service which was on एल्टियस डिमांड। यहाँ पे बताया गया है कि जो पहली उन्होंने डिमांड रखी थी, ठीक है, वो ये था कि आपको भारतीयों को भी इंडियन सिविल सर्विस में हिस्सा देना चाहिए, आपको उनको पार्टिसिपेट करने का मौका देना चाहिए। लेकिन आपको पता है कि ये एलिटिस्ट डिमांड थी, मतलब इससे लोकल लोगों को कुछ मतलब नहीं था, क्योंकि वो लोग मजदूर थे, वो लोग किसान थे, उनको क्या मतलब है कि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये तो सिर्फ वही लोग कर सकते थे, क्योंकि इसकी तो ट्रेनिंग भी इंग्लैंड में ही होती थी और इसके लिए स्पेशल एजुकेशन चाहिए थी जो इंग्लैंड से ही होती थी, ठीक है। तो ये सब तो उनके लिए मतलब की चीज़ थी और उनको भी लगता था कि हम इन चीज़ों को पाकर हम भारत में, एक्चुअली ये लोग ना भारत में ब्रिटिश रूल को मानते थे कि ये हमारे लिए थोड़ा सा वरदान जैसा है, क्योंकि ये भारत में डेवलपमेंट करेगा जैसे बाकी देशों में हुआ था, तो भारत में भी कुछ उस तरीके का डेवलपमेंट होगा, इसलिए हमें इनके साथ थोड़ा नरमी से व्यवहार करना चाहिए। इसलिए ये लोग धीरे धीरे या फिर पिटिशन्स के माध्यम से अपनी बातों को रखना पसंद करते थे। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, 1893 में in 1893 the Congress demanded the uniform introduction of permanent settlement of land to save the landholders from the harassment by the government। यहाँ पे वो था कि 1893 में कांग्रेस ने डिमांड की कि आपको एक यूनिफॉर्म लॉ बनाना पड़ेगा ये परमानेंट सेटलमेंट के लिए, मतलब आपको जितने भी हमारे ज़मींदारी कानून हैं उनके लिए आपको एक तरीके का कानून बनाना पड़ेगा, जिससे कि वह अपने लैंड होल्डर्स को, यानी ज़मींदारों को गवर्नमेंट के हैरेसमेंट से बचा सके। मतलब कि आपको गवर्नमेंट को अपने रूल्स को थोड़े से ईजी करने पड़ेंगे, ताकि वह लोगों को, आपको पता है कि उस समय बहुत बुरी हालत हो गई थी पीजेंट्स की भी और ज़मींदारों की भी, तो उनको वो हैरेसमेंट से जो शोषण किया जाता था उनका, ठीक है, आर्थिक और सामाजिक रूप से उसे कम किया जा सके, उनकी हेल्प हो सके उससे। ये उन्होंने अपनी डिमांड रखी 1893 में। अब हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। डॉक्टर एनी बेसेंट, फाउंडर ऑफ द इंडियन होम रूल लीग, became the leader of Indian National Congress, drafted a constitution of Indian bill। जो डॉक्टर एनी बेसेंट थी, शी वॉज फाउंडर ऑल्सो इंडियन होम रूल लीग, वो इंडियन होम रूल लीग की फाउंडर भी थी और वो बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस की लीडर भी रही हैं। उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन बिल, एक बिल उन्होंने ड्राफ्ट किया था और उन्होंने उसमें कुछ पॉइंट्स रखे थे। फर्स्ट पॉइंट हमारा, कॉन्स्टिट्यूशन दैट गारंटी टू एवरी सिटीजन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, कि हम एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन चाहते हैं जिसमें हर भारतीय को, यानी हर नागरिक को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो, उन्हें अपनी बात रखने की पूरी आज़ादी हो। दूसरा है, inviolability of one house means prohibition to anyone entering a home against the will of the people living there। इसका मतलब होता है कि आप किसी के घर में उसकी बिना इजाज़त के, बिना इच्छा के नहीं घुस सकते हैं, या उसकी बिना मर्जी के आप नहीं घुस सकते हैं, चाहे वो फोर्सफुली हो या पीसफुली हो, आप बिल्कुल भी नहीं घुस सकते हैं। आपको प्रोहिबिशन है किसी के घर में ऐसे एंट्री लेने में। हमारा जो नेक्स्ट है, राइट टू प्रॉपर्टी, आपको प्रॉपर्टी रखने का राइट होगा। इक्वलिटी बिफोर लॉ, आपको कानून के सामने समानता होगी।
और हमारा जो नेक्स्ट है राइट टू एडमिशन टू पब्लिक ऑफिसेस, पब्लिक ऑफिस या पब्लिक एरिया में आपको जाने का अधिकार होगा, ये उन्होंने अपने बिल में बताए थे। इसके अलावा और भी हैं, राइट टू प्रेजेंट क्लेम्स, आपको दावे करने का अधिकार होगा, आपको पिटिशंस और कंप्लेन करने का अधिकार होगा, ठीक है। और राइट टू एसोसिएशन, आपको एसोसिएशन बनाने का भी अधिकार होगा, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, एट ए स्पेशल बॉम्बे इन 1918 ऑन मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट द कांग्रेस डिमांड ऑल द अबव राइट्स। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट में बॉम्बे में कांग्रेस ने जितने भी आईनी बेसेंट जी ने अपने ड्राफ्ट में पॉइंट्स रखे थे, उन्होंने उन सबकी डिमांड की, उन्होंने कहा कि हमें सभी राइट्स चाहिए। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है 1925 a subcommittee set up by all parties conference chaired by M.K. Gandhi prepared a Commonwealth of India bill. The bill demanded self government for Indians from the village upward. उन्होंने एक बिल कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया एक बिल प्रिपेयर किया गांधी जी ने, और उस बिल में उन्होंने डिमांड रखी कि इंडिया में सेल्फ गवर्नमेंट जैसी चीज़ें होंगी इंडियंस के लिए, वो विलेज से ऊपर की तरफ बढ़ेगी। हम इसे नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। ये देखिए, पहले विलेज, फिर तालुका, या फिर उसके बाद जिला, फिर प्रोविनेंस, और उसके बाद इंडिया। इस तरीके से ये बढ़ेगा आगे, और तब जाकर हम फाइनली डिसेंट्रलाइजेशन को अपना सकेंगे। एक्चुअली गांधी जी डिसेंट्रलाइजेशन को सपोर्ट करते थे, और वो मानते थे कि हम इसके ही माध्यम से भारत को विकास को आगे बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है एंड ऑल्सो डिमांडेड, उन्होंने और भी चीज़ों की डिमांड की थी, जैसे कि राइट टू लिबर्टी, आपको लिबर्टी का अधिकार होगा, सिक्योरिटी ऑफ होम एंड प्रॉपर्टी, आपको घर का और अपनी संपत्ति का अधिकार होगा, संरक्षण का अधिकार होगा, फ्रीडम ऑफ प्रोसेस एंड प्रैक्टिस रिलीजन, आपको अपने रिलीजन को मानने और प्रैक्टिस करने का अधिकार होगा, फ्रीडम टू एक्सप्रेस ओपिनियन, अपनी बातों को रखने का अधिकार, टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स एंड टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस, पीसफुली असेंबल होने का अधिकार है, आप वहाँ पे बिना आर्म्स के एसोसिएशन और यूनियन बना सकते हैं। फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन होगी आपकी, फ्री होगी, ठीक है। ये सभी अधिकार हैं जो उन्होंने अपने बिल में रखे थे, अपने ड्राफ्ट किए थे उन्होंने अपने बिल में। यूज़ ऑफ रोड, पब्लिक प्लेस, कोर्ट ऑफ जस्टिस, आपको रोड, पब्लिक प्लेस और कोर्ट्स वगैरह सब कुछ यूज़ करने का अधिकार होगा, सबका प्रयोग करने का अधिकार होगा, किसी को भी मनाही नहीं होगी, क्योंकि आपको मालूम है कि उस समय भारत में भारतीयों को ही बहुत सारी चीज़ों पे प्रोहिबिशन लगा दिया गया था कि आप यहाँ नहीं आएंगे, मतलब जैसे कि आपको पता होगा कि बहुत एक वो चलता है कि भारतीयों को अंदर आना अलाउ नहीं है, तो उनके ही देश में उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता था। और प्लस गांधी जी ने तो ये साउथ अफ्रीका में भी इस चीज़ को बहुत एक्सपीरियंस किया था, इसलिए उन्होंने इस चीज़ को स्पेशली अपने उस बिल में ऐड किया। और फिर इक्वालिटी बिफोर द लॉ इरिस्पेक्टिव ऑफ नेशनैलिटी, कानून के समान समानता उनके नागरिकता को ध्यान रखे बिना, मतलब कि वो किस देश से हैं इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें कानून के सामने समानता मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा द मोतीलाल नेहरू कमेटी रिपोर्ट 1928 इनकॉर्पोरेटेड ऑल दिस डिमांड एंड एडेड राइट द हैबेस कॉर्पस फॉर ऑल सिटीजन्स, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ पनिशमेंट अंडर एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, सभी नागरिकों को हैबेस कॉर्पस होगा, और उन्हें जो भी कानून बनाए गए हैं उसके अनुसार ही दंड दिया जाएगा, उससे ज़्यादा या कम नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, नॉन डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी पर्सन ऑन ग्राउंड ऑफ रेसर, रिलीजियस और क्रीड इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। देखिए यहाँ पे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए उनके साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो उनके रेस या नस्ल पे हो, धर्म के अनुसार हो, या किसी और मामले में हो, आप उनसे किसी भी तरह का भेदभाव नहीं कर सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, ऑफिस ऑफ पावर और ऑनर एंड इन एक्सरसाइज ऑफ एनी ट्रेड और कॉलिंग, मतलब कि आप मतलब सत्ता हो, ठीक है, या फिर सम्मान हो, या फिर ट्रेड हो, या किसी भी चीज़ के लिए भी आपको किसी भी तरह से डिस्क्रिमिनेट यानी कि आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब है कि इक्वल एक्सेस ऑफ ऑल सिटीजन टू पब्लिक रोड, सभी सिटीजन्स को रोड पर यानी कि सार्वजनिक रास्तों पर चलने का बराबर का ही अधिकार होगा, क्योंकि आपको पता है कि उस समय भारत में वर्ण व्यवस्था या जाति व्यवस्था भी मौजूद थी, जिसके कारण जो शूद्र जाति थी उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता था। देखिए हमने ये चीज़ समझी, यहाँ पे हमने 3 रिपोर्ट्स या फिर हम एक रिपोर्ट और 2 ड्राफ्ट के बारे में हमने जो पढ़ा, जैसे कि हमारा इधर एनी बेसेंट जी का रिपोर्ट है, ठीक है,
ड्राफ्ट है, तो उसमें वो जिस तरह के राइट्स की बात करती हैं, जैसे चाहे वो प्रॉपर्टी का हो, इक्वालिटी का हो, या फिर पब्लिक ऑफिसेज में एडमिशन का हो, या फिर हम जब गांधी जी के हम कॉमनवेल्थ के बारे में जानते हैं और समझते हैं, जिसमें सेल्फ गवर्नमेंट की बात वो करते हैं और कुछ इस तरीके के वो राइट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर, या फिर मोतीलाल नेहरू जी ने जो रिपोर्ट दी थी अपनी कमेटी से, तो हम उसमें चीज़ समझने की कोशिश करते हैं और ये जानते मतलब ये चीज़ देखते हैं कि जो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनमें ये चीज़ें नज़र आती हैं। आपको पता ही होगा कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, आपको इक्वालिटी की बात करते हैं, आपको धर्म में के प्रति स्वतंत्र होने की बात करते हैं, आपको भेदभाव से मुक्त करने की बात करते हैं, या फिर हम इसमें अपने डीपीएसपी को देखेंगे कि डीपीएसपी भी इसमें किस तरह की मतलब कि समानता, एजुकेशन, इन चीज़ों की बात कर रही होती है। तो ये जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि हम आगे समझेंगे कि कैसे भारत का डेवलपमेंट फ्रीडम मूवमेंट्स के स्टेजेस से होकर निकला है और उसमें क्या क्या चीज़ हमें देखने को मिलेंगी। तो हम ये चीज़ देख रहे हैं कि जितनी भी रिपोर्ट्स और ये ड्राफ्ट्स हैं उसका असर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नज़र आता है, उसके पॉइंट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्ट नज़र आते हैं, इनडायरेक्ट भी नहीं। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, इक्वल एक्सेस ऑफ पब्लिक वेल्स एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट्स, मतलब आपको जितने भी सार्वजनिक कुएँ हैं या सार्वजनिक जगहें हैं या रहने की जो रिजॉर्ट्स वगैरह हैं, वहाँ पर आपको बराबरी का अधिकार होगा। आपके साथ किसी भी तरीके किसी भी ग्राउंड पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, ना किया जाएगा। उसके बाद है फ्रीडम of combination and association for the maintenance and improvement of labor and economic conditions। और आपको जो मतलब जो लेबर के जो कंडीशंस हैं उनको इम्प्रूव करने का, उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस को इम्प्रूव करने का तथा उन्हें और भी फैसिलिटीज़ देने का फ्रीडम होगा। ये सिर्फ वर्कर्स के लिए नहीं है, बल्कि जो उनके ऑनर्स होंगे या जो उनके मालिक होंगे उनके लिए भी ये बात कही गई है कि आप अपने लेबर्स के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। उनकी जो कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशंस होगी बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं होनी चाहिए, वो बेसिक लाइफ मेंटेन करने के लिए के बराबर होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, राइट टू कीप आर्म्स इन अकॉर्डेंस विद रेगुलेशन, मतलब कि नियम कानून के साथ आप हथियार रख सकते हैं। जैसे कि आप सिखों को देखिए कि वो अपने साथ एक कटार रखते हैं, क्योंकि वो जो उनके धर्म के द्वारा ये चीज़ बताई गई है कि आपको रखने का ये अधिकार है, लेकिन आप उसको किसी को हार्म करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें भी कंडीशंस लगाई गई है। ऐसे भारत में आप वेपन रख सकते हैं, लेकिन वो लीगलाइज्ड होनी चाहिए, आपको लीगल तरीके से और लीगल प्रोसेस से ही उसे लेना चाहिए। तो आप उसे कहीं भी ले जा सकते हैं, लेकिन उसमें भी कंडीशन है कि आप उसे हार्म करने के लिए नहीं, आप उसे सेल्फ सिक्योरिटी के लिए ही रख सकते हैं। उसे कभी भी किसी को भी डराने के लिए, धमकाने के लिए यूज़ नहीं किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे वही चीज़ बताइए कि आप रेगुलेशंस और रूल्स को मानकर उनको समझने के बाद आप अपने साथ आर्म्स रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, ऑल्दो इट विल बी सीन दैट अबव डिमांड्स हैड सर्टेन इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस, डिमांड्स वर वेरी पॉलिटिकल फॉर एलिट्स। यहाँ पे बोला गया है कि देखिए हम यहाँ पे ये चीज़ तो देखते हैं कि जो ये इकोनॉमिक जो ये डिमांड्स हैं, इनका ये जो डिमांड्स है ये ज़्यादातर ना पॉलिटिकल थी, और ये अमीर वर्ग के लिए या फिर जो एलीट क्लास थे ना, एलीट क्लास उनके लिए ज़्यादा थी, क्योंकि इनका जो इफ़ेक्ट था वो इकोनॉमिक था ज़्यादा। क्योंकि आपको पता है कि भारत में उस समय भी बहुत बड़ा वर्ग था जो वो जाति व्यवस्था को मानता था, उसकी जड़ों में वो आज भी मौजूद है। उस समय हाँ अब कम है, शहरों में ये चीज़ हमें कम देखने को मिलती है, लेकिन गाँव में अभी भी ये मौजूद है। इतने आज़ादी के इतने सालों बाद भी ये चीज़ें अभी तक कम नहीं हुई हैं। और फिर वेपन्स रखना और ये सब चीज़ें करना, ये सब ज़्यादातर वही लोग कर सकते थे जिनके पास ठीक ठाक पैसा था या जो एलीट क्लास से थे। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट, सोशल प्रॉब्लम्स एंड कॉमन पीपल वर मिसिंग, मतलब इसमें से सोशल प्रॉब्लम्स थे, जो भी सामाजिक मुद्दे थे और वो और जो कि आम आदमी थे या ठीक है वो लोग इन डिमांड्स में मिसिंग नज़र आते थे, उनके हक की बात इसमें कम नज़र आती थी। क्योंकि अब भाई अधिकार लेकर वो क्या करेंगे जब वो अपने लिए 2 वक्त की रोटी नहीं बचा पाते हैं, वो लोग अपने आप को टैक्स से नहीं बचा पाते हैं, वो इतने ज़्यादा टैक्स देने पड़ते हैं, वो अपने आप को एक्सप्लॉइटेशन से नहीं बचा पाते हैं, तो अधिकारों का क्या करेंगे? अगर उनको अधिकार मिल भी जाए तो क्या, उनके पास उनके पास जो जीने के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है खाना, वही नहीं होगी तो उन अधिकारों से वो क्या करेंगे? जो आज के समय में भी ये चीज़ बहुत देखने को मिलती है कि जो लोग जो अपनी इच्छा से गलत काम करते हैं उनको छोड़कर जो लोग मजबूरी में करते हैं, तो ज़्यादातर क्राइम मजबूरी में किए जाते हैं, और वो क्राइम होते हैं कि उनके पास या तो खाना नहीं होता या फिर वो बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं या किसी न किसी चीज़ में फंसे हुए होते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे भी देखने को मिलती है कि जो सामाजिक मुद्दे थे वो मिसिंग थे इनकी डिमांड्स में, ये सब चीज़ें एलिट लोगों के लिए ज़्यादा नज़र आती थी। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट, अपीयरेंस ऑफ गांधी बॉट सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ द कॉमन पीपल केम इनटू पिक्चर। गांधी जी के आने के बाद हम देखते हैं कि जो सामाजिक आर्थिक मुद्दे थे वो अब मेन मुद्दे बनते जा रहे थे, वो मुख्य मुद्दे बनते जा रहे थे, और जो आम लोग हैं वो भी लाइमलाइट में आने लगे थे। मतलब उनकी बातों को सुना जा रहा था, उनके मुद्दों को सुना जा रहा था और उन पर काम किया जा रहा था। और आपको पता ही है गांधी जी ने किस तरीके से चंपारण में अपनी शुरुआत की, उससे पहले भी वो साउथ अफ्रीका के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुके ही थे।
तो ये चीज़ें दिखाती है कि गांधी जी ने कैसे इन मुद्दों को और आम लोगों को कैसे मेन स्ट्रीम में लाना शुरू किया। नेक्स्ट पॉइंट, गांधी बॉट द कॉमन पीपल इनटू नेशनल पॉलिटिक्स। गांधी जी कॉमन लोगों को नेशनल पॉलिटिक्स में लाए। आपको पता है कि जो पहले के मूवमेंट्स होते थे, ठीक है, वो ज़्यादातर एलिट लोगों द्वारा ही किए जाते थे या फिर वो शांति से ही किए जाते थे, और वो उनको मानना था कि आम लोगों की बस की बात नहीं है या उनके लिए ये चीज़ें नहीं हैं। लेकिन गांधी जी ने ऐसा कुछ नहीं किया। उनको ऐसा मानना था कि जब तक हम देश के सभी लोगों को, स्पेशली इसके मजदूर और किसान वर्गों को अपने साथ नहीं लाएंगे, यहाँ के लोकल लोगों को अपने साथ नहीं लाएंगे, हम किसी भी लड़ाई को नहीं जीत सकते, क्योंकि वो बैकबोन है हमारी और उनके कारण ही हम चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं और प्रेशर भी कर सकते हैं। इसलिए वो कॉमन लोगों को नेशनल पॉलिटिक्स में लेकर आए। और हमारा नेक्स्ट और हमारा लास्ट पॉइंट है, ही रिफ्लेक्टिंग देयर एस्पिरेशंस। उन्होंने अपनी अभिलाषाओं को एक्सप्रेस किया और अपनी बात को समझाया। हमारा ये जो टॉपिक है वो यहीं पर फिनिश होता है आज के लिए। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक में। अगर आपको इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए जहाँ पर आपको नोट्स वगैरह और जो हम ये बनाते हैं आपके लिए वीडियो, वो सब इजीली अवेलेबल हो जाएगी। वहाँ पर आपको टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो आप प्लीज़ अपने दोस्तों की भी हेल्प कीजिए और आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। अगर आपको एग्ज़ाम्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होगी तो हम आपको बिल्कुल हेल्प करने की कोशिश करेंगे। प्लस इग्नू से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ होते हैं या नोटिस होते हैं, उसके लिए भी हमने अलग से एक प्लेलिस्ट बनाई है। तो आप उसमें, जैसे कि फ़ीस से रिलेटेड है, एडमिशन से रिलेटेड है या एग्ज़ाम्स वगैरह से, तो हम उसमें टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं, तो आप प्लीज़ उसे भी ज़रूर देखिएगा। अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल।